हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करेंगे। इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स साइन टू द पावर एम एक्स डिवाइड बाय एक्स टू द पावर एन फ्रॉम 0 to π/2। ओके, सो हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है, यानी क्या कि n और m की किन वैल्यूज़ के लिए ये इंटीग्रल जो है कन्वर्ज करता है। ओके, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम इसमें से पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी देखें, कितने पार्ट में ये प्रॉपर इंटीग्रल है और कौन से पार्ट में ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल आ रहा है, वो चीज़ चेक करें। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी कौन सा हो सकता है। हो सकता है वो 0 हो सकता है π/2 हो, ये भी हो सकता है कि दोनों हो, और ये भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई हो। ओके, सो हमें ये चेक करना है। ओके, सो अगर मैं सबसे पहले π/2 की बात करूं तो साइन π/2 इज़ 1 और उसका कोई भी पावर लीजिए वो हमेशा 1 ही रहेगा। उसी तरह से x की जगह अगर आप π/2 डालो सो 3.14 डिवाइड बाई 2 इज़ सम फाइनाइट नंबर। ओके, सो π/2 के लिए ये इंटीग्रल कभी भी इन्फिनाइट नहीं होगा। ओके, सो π/2 कैनॉट बी अ पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, बात करते हैं 0 की। ओके, सो बहुत सिंपली दिख रहा है कि मैं अगर इस x की जगह 0 डालूं तो ये क्या हो जाएगा 1/0 एंड 1/0 टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो 0 जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 0 हमेशा पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी होता है। ये कब होगा? जब ये x डिनोमिनेटर में होगा। लेकिन अगर जब ये n निगेटिव हो जाए, ओके, जिस केस में n निगेटिव हो जाए, वो जो 1/x है, x कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। सपोज n जो है वो -2 है तो 1/x टू द पावर -2 क्या हो जाएगा? x²। और उस केस में अगर आप 0 रखोगे तो टर्म 0 हो जाएगी और 0 जो है पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। ओके, सो 0 इज़ पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी कब? जब n जो है वो क्या है, <0 है। देखिए, अगर मैं साइन x की जगह 0 रखूं तो साइन x भी 0 होता है, लेकिन उसकी पावर भी है m। तो फिर से यही बात यहाँ पे भी आती है कि अगर साइन की पावर निगेटिव हो, ओके, यानी कि सपोज m जो है वो है -1, तो साइन x -1 कितना हो जाएगा? 1/sin x हो जाएगा। ओके, और 1/sin x में जब आप 0 रखोगे सो उस केस में भी ये कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि 1/0 आ जाएगा। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 0 है ये पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी तो है, लेकिन हमेशा नहीं होता। ओके, ये डिपेंड करता है कि n और m की किन वैल्यूज़ पर ये 0 जो है पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी आएगा। तो इसको देखने के लिए कि कब ये 0 जो है पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी है, हम इस इंटीग्रल को कुछ सिंपल फॉर्म में लिखना चाहेंगे, ताकि ऐसी कंडीशन आए जिसमें हम n और m दोनों को साथ में लेके चलें। ओके, सॉल्व करने में पता चलेगा। फॉर एग्जांपल f(x) ले लेते हैं हम साइन mx/x टू द पावर n। हमें पता है जब भी हम कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं, या फिर हमने पढ़ा है कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए हमें fx और gx की ज़रूरत होती है। तो उस केस में हम gx सेलेक्ट करते हैं fx/gx और हमें कोई वैल्यू निकालनी होती है। ओके, सो वहाँ पे हम लिमिट का यूज़ करते हैं। तो हम चाहते हैं इसको भी कुछ ऐसा फॉर्म में डालें जहाँ पे हम लिमिट का फॉर्मूला यूज़ कर सकें। ओके, हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन x डिवाइड बाय x व्हेन x टेंड्स टू 0 इज़ इट टेंड्स टू 1। ओके, सो इस केस में मैं भी चाहती हूँ कि मैं इसको कुछ इस तरह के फॉर्म में डालूँ। ओके, सो बहुत सिंपल है, साइन टू द पावर mx डिवाइड बाय, अगर मैं x टू द पावर m से इसको डिवाइड करूं और x टू द पावर m से मल्टीप्लाई करूं तो ये चीज़ सेम ही रहेगी। ओके, इस टर्म और इस टर्म में कोई फ़र्क नहीं होगा। ये मैंने इसीलिए लिखा ताकि ये एक टर्म आ जाए। ओके, सो कहने का मेरा ये मतलब है कि ये बन जाए साइन x/x टू द होल पावर m, और ये x टू द पावर m नीचे आकर क्या हो जाएगा? x टू द पावर -m। सो इट विल बी 1/x टू द पावर n और -m। ओके, सो हमारा ये एक सिंपल फॉर्म में आ गया, जहाँ पे जब हम लिमिट लगा सकें तो ये चीज़ 1 हो जाएगी, तो हमारा साइन वाला जो टर्म है वो निकल जाएगा।
ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि ज़ीरो कब पॉइंट ऑफ इन्फानाइट डिसकंटिन्यूटी होगा। तो देखिए एफ एक्स, जब हम इस पर ज़ीरो की वैल्यू चेक कर रहे हैं, ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस की तरफ जाएंगे, क्योंकि तो यहाँ पे ज़ीरो प्लस क्यों आता है, क्योंकि हम ज़ीरो को जो है पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से, ओके, इस साइड से। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स हमारा क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस, देखिए हम जो है इस टर्म की वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि ज़ीरो पर क्या आता है, ओके, ताकि हमें पता चले कि एन और एम की किन वैल्यूज़ के लिए ये ज़ीरो जो है प्रॉपर इंटीग्रल में आता है और इन प्रॉपर इंटीग्रल में कब ये ज़ीरो जो है पॉइंट ऑफ इन्फानाइट डिसकंटिन्यूटी आता है, ओके, ये चीज़ हमें चेक करना है। सो इट इज़ साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स टू द पावर एम इंटू वन अपॉन एक्स एन माइनस एम, ओके। सो इसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, देखिए ये तो वन हो जाएगा, क्योंकि आप लिमिट का फॉर्मूला लगा सकते हो। सपोज लिमिट ए इंटू बी है, तो कैसे निकालते हैं, लिमिट ऑफ ए इंटू लिमिट ऑफ बी, तो ये चीज़ जो है ये वाला पार्ट वन हो जाएगा, ओके। सो हमें सिर्फ क्या देखना है, ये वाला पार्ट। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस वन अपॉन एक्स एन माइनस एम, एक्स टू द पावर एन माइनस एम की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। देखिए अगर एन माइनस एम निगेटिव हुआ, ओके, अगर एन माइनस एम जो है वो निगेटिव हुआ, ओके, एन माइनस एम अगर लेस देन ज़ीरो हुआ, तो ये जो एक्स की टर्म है ये ऊपर आ जाएगी, और अगर एक्स की टर्म ऊपर आ जाएगी और एक्स टेंड्स टू ज़ीरो करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि एक्स जो है वो न्यूमरेटर में है, ओके। सो इस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जब एन माइनस एम क्या है, लेस देन ज़ीरो है। अगर एन माइनस एम ज़ीरो के बराबर हुआ, कहने का यही मतलब है कि एन अगर एम के बराबर हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा, एन माइनस एम इज़ ज़ीरो आ जाएगा। सो एक्स टू द पावर ज़ीरो इज़ वन, सो वन अपॉन वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो इज़ वन, ओके। सो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा, वन। सो इस केस में भी जो है एफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो पर फाइनाइट आ रही है, एन माइनस एम पर व्हेन इट इज़ लेस देन ज़ीरो उस टाइम पे भी ये ज़ीरो आ रही है, ओके। सो इन वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो जो है पॉइंट ऑफ इन्फानाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं बनाएगा। अब कौन सी वैल्यू बची, व्हेन एन माइनस एम इज़ पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन ज़ीरो। सो व्हेन एन माइनस एम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सो ये जो एक्स की टर्म है ये डिनोमिनेटर में ही रहेगी, और जब ये डिनोमिनेटर में रहेगी और एक्स ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा तो ये वाला पार्ट कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ, ओके। सो जब एन माइनस एम ग्रेटर देन ज़ीरो है, यही हमारा क्या है, स्टडी का पॉइंट है, ओके। इसी चीज़ पे हमें जो है इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि ये जो इंटीग्रल है ये एन माइनस एम लेस देन ज़ीरो पर और इक्वल टू ज़ीरो पर क्या है, एक प्रॉपर इंटीग्रल है, प्रॉपर इंटीग्रल, ओके। तो जब n माइनस एम लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो, कहने का मतलब क्या है, व्हेन n इज़ लेस देन इक्वल्स टू m, इस केस पे ना तो पाई बाय टू पॉइंट ऑफ इन्फानाइट डिसकंटिन्यूटी है, ना ही ज़ीरो पॉइंट ऑफ इन्फानाइट डिसकंटिन्यूटी है, ना ही इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर ये जो टर्म है ये क्या आ जाए, इन्फानाइट आ जाए, ओके। सो व्हेन n इज़ लेस देन इक्वल्स टू m, दिस इंटीग्रल इज़ प्रॉपर इंटीग्रल एंड हेंस कन्वर्जेस, ओके। तो यहाँ पे कन्वर्ज करता है। तो जब n माइनस एम ग्रेटर देन ज़ीरो है, इस केस में ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और पॉइंट ऑफ इन्फानाइट डिसकंटिन्यूटी क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फानाइट डिसकंटिन्यूटी है ज़ीरो, ओके। सो हमें ये चेक करना है कि किस वैल्यू के लिए n माइनस एम ग्रेटर देन ज़ीरो, इनमें से कौन सी वैल्यू के लिए ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करेगा, ओके। सो हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज साइन एक्स बाई एक्स टू द पावर m इंटू वन अपॉन एक्स टू द पावर n माइनस एम, ओके। सो इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। हमने जितने भी कंपैरिजन टेस्ट हैं उनका यूज़ अब यहाँ पे करेंगे, ओके। सो हमारा पहला एम क्या होता है कि हम कोई जी एक्स ढूंढें सच दैट कि मैं उस एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करूं, और जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ इन्फानाइट डिसकंटिन्यूटी बना रहा है, जैसे इस केस में ए पर बना रहा है, ओके। हमारा ये ए है, ये बी है, ए पर बना रहा है, तो उस ए पॉइंट पर हम उसकी क्या लें, लिमिट लें,
और अगर वो नॉन ज़ीरो नॉन इन्फिनाइट यानी कि एक फाइनाइट नॉन ज़ीरो नंबर आता है तो उस केस में एफ डी एक्स फ्रॉम ए टू बी और जी डी एक्स फ्रॉम ए टू बी का जो नेचर होता है वो सेम होता है, दोनों या तो कन्वर्ज करेंगे या तो डाइवर्ज करेंगे। और हम इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से पता करते हैं कि हमारा जो मेन इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है। ओके, सो देखिए इसमें से हम ज़्यादातर कौन सा वाला पार्ट लेते हैं, ये वाला पार्ट लेते हैं। ये क्या लेंगे हम, जी एक्स, क्योंकि हमने इसके ऊपर थ्योरम पढ़ी है ये वाली कि ए टू बी 1/x - a to the power n इज़ कन्वर्जेंट इफ़ उसकी पावर क्या हो, लेस देन 1 हो। ओके, सो इसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने मान लिया जी एक्स, तो एफ एक्स बाय जी एक्स कितना आएगा, लिमिट जो पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी है यानी एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ये कितना आएगा। अगर मैं इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करूँ यानी कि डिवाइड बाय जी एक्स क्या है, 1/x to the power n माइनस है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स टू द पावर m और लिमिट x टेंड्स टू 0, और हमें पता है व्हेन x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x टेंड्स टू 1, सो दिस होल टर्म टेंड्स टू 1, और 1 क्या है, एक नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर है। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि 0 to π/2 हमारा एफ डी एक्स क्या है, एफ डी एक्स इज साइन एम एक्स डिवाइड बाय एन डी एक्स, एंड फ्रॉम 0 to π/2 हमारा जी एक्स क्या है, 1/x to the power n minus m, बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं कि वो कन्वर्ज कब करता है, तो ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कन्वर्ज करता है, जब इसकी पावर क्या हो, लेस देन हो। ओके, सो दिस फ्रॉम 0 to π/2 जिसे हमने नाम दिया है जी एक्स डी एक्स, ये कब कन्वर्ज करता है, व्हेन उसकी जो पावर है n माइनस एम ये क्या हो, लेस देन 1 हो, n माइनस एम इज लेस देन 1। ओके, सो क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसका और इसका नेचर सेम है, ये दोनों सेम वैल्यूज़ पर कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करते हैं। ओके, सो ये चीज़ भी कब कन्वर्ज करेगी, व्हेन n माइनस एम इज़ लेस देन 1। ओके, सो इट मीन्स कि हमारा जो एफ एक्स था, ओके, फ्रॉम 0 to π/2 एफ डी एक्स, ये भी कब कन्वर्ज करेगा, व्हेन n इज़ लेस देन m प्लस 1। ओके, और n एक्चुअली हमारा था क्या, n माइनस एम वॉज ग्रेटर देन 0 यानी कि n वॉज ग्रेटर देन m। ओके, सो इस केस में n वॉज ग्रेटर देन m, सो n ग्रेटर देन m एंड लेस देन m प्लस 1 पर क्या है, ये कन्वर्जेंट है। ओके, सो हमें ये तो पता था कि n लेस देन इक्वल्स टू m के लिए तो ये कन्वर्जेंट है ही। ओके, क्योंकि इस केस में क्या था, वो प्रॉपर इंटीग्रल। और दूसरा हमने क्या कहा कि n, तो यहाँ तक हमें पता था कि m तक तो वो कन्वर्जेंट है। ओके, m से छोटी और m तक की वैल्यू के लिए ये जो इंटीग्रल है वो एक प्रॉपर इंटीग्रल है, इसीलिए कन्वर्जेंट है। लेकिन m की बड़ी वैल्यू के बाद यानी कि n ग्रेटर देन m से लेकर m प्लस 1 तक ये कन्वर्जेंट है। ओके, जिस केस में ये क्या था, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल था। ओके, सो इन जनरल क्या हुआ कि n लेस देन m प्लस 1 के लिए ये क्या है, कन्वर्जेंट है। सो हमारा जो इंटीग्रल था फ्रॉम 0 to π/2 साइन एम एक्स डिवाइड बाई एक्स टू द पावर n dx, ये कब कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेस इफ़ एंड ओनली इफ जब क्या हो, n लेस देन m प्लस 1 हो। ओके, अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिवाइड बाय x टू द पावर 3/2 फ्रॉम 0 to π/2, ये कन्वर्ज करता है या फिर डाइवर्ज करता है, ये चीज़ चेक करनी है। ओके, तो बहुत सिंपल है, इसमें m की वैल्यू कितनी है, 1 है, और n की वैल्यू कितनी है, 3/2 यानी कि 1.5 है। तो हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा उस हिसाब से ये जो इंटीग्रल है ये कब कन्वर्ज करता था, उस केस में व्हेन n इज़ लेस देन m प्लस 1। ओके, सो n इज़ व्हाट, 1.5, m is 1 plus 1,
सो 1.5 इज़ रियली लेस देन 2। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटीग्रल है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके उसी तरह से अगर मैं एक जनरल केस लेके चलूँ 0 to π/2 और साइन की जो पावर है मैं सिर्फ 1 ही रखती हूँ, सो इट इज़ साइन x डिवाइड बाय और x टू द पावर n लेते हैं हम n dx। तो ये जो इंटीग्रल है ये कब कन्वर्ज करेगा, जब यहाँ पे क्या लिया है हमने m इज़ 1। सो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस व्हेन दिस पावर n इज़ लेस देन m+1, यानी कि n इज़ लेस देन 1+1। सो n इज़ लेस देन 2 पर क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा। ओके सो आप खुद ये चेक कर सकते हो कि सपोज n जो है वो 2 के बराबर आ गया। ओके ऐसी चीज़ें कर लेनी चाहिए। वैसे फॉर एग्जांपल n जो है वो 2 के बराबर आ गया तो ये हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये डाइवर्ज करना चाहिए। क्यों डाइवर्ज करना चाहिए, देखिए अगर n इज़ इक्वल टू 2 आ गया सो दिस विल बी व्हाट, साइन x डिवाइड बाय x इंटू 1/x। ओके ये हमारा क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा। आप इस पार्ट को क्या ले लोगे, gx ले लोगे। ओके fx डिवाइड बाय gx लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको जो है gx से डिवाइड करोगे सो आपके पास क्या बचेगा, साइन x डिवाइड बाय x टेंड्स टू 0 विच इज़ 1। सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। ओके इसका क्या मतलब हुआ कि fx और gx दोनों का नेचर क्या है, सेम है। दोनों के जो इंटीग्रल हैं वो दोनों या तो कन्वर्ज करते हैं या फिर डाइवर्ज करते हैं। तो हमारा gx क्या है, फ्रॉम 0 to π/2 1/x dx, और ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके उसी तरह से आप n को 3 4 कुछ भी लेते जाइए, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। उसी तरह से जो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था ये वाला, इस केस में आप खुद चेक कर सकते हो कि अगर मैं n जो है वो m+1 लूँ, ये तो कहता है कि n लेस देन m+1 पे तो ये कन्वर्ज करता है, लेकिन आप खुद ट्राई कीजिए अगर n m+1 के बराबर हुआ या फिर n जो है m+1 से बड़ा हुआ तो उस केस में ये कैसे और किस रीज़न की वजह से डाइवर्ज करता है, आप खुद स्टडी कीजिए। ओके सो अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ और इंटीग्रल की क्या देखेंगे, कन्वर्जेंस देखेंगे।